welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are again going to continue our last chapter of class 11 history book, and the name of the chapter is Paths to Modernization. So this video is part 5th of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम चाइना वाले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. सो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग जापान, चाइना, ताइवान एंड कोरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो जापान के बारे में ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ लिया है. सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो सारे ही पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग कि आज के इस वीडियो में हम चाइना वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. सो जिस तरीके से हमने प्रीवियस के वीडियोस में जापान वाले टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, जापान में किस तरीके से रेवोल्यूशन होते हैं, यानी कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं, जापान का जो इकोनॉमी था वो किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से एक मॉडर्न इकोनॉमी बनता है और जापान में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है. सो सेम उसी तरीके से अब हम चाइना के बारे में जानने वाले हैं कि चाइना का जो मॉडर्न हिस्ट्री था वो क्या था, चाइना में किस तरीके से रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है, चाइना में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है, और जापान की तरह किस तरीके से चाइना भी एक डेवलप्ड नेशन बनता है, एक मॉडर्न नेशन बनता है. सो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो स्टार्टिंग में हमें चाइना के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रखा है. सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चाइना का जो मॉडर्न हिस्ट्री था वो किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड के बीच में था. सो चाइना का जो मॉडर्न हिस्ट्री था वो बेसिकली 1912 में बिगन हुआ, यानी कि 1912 से लेकर जिस टाइम पीरियड तक चाइना रिपब्लिक नेशन बनता है, इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, यानी कि 1949 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बिटवीन के हिस्ट्री को ही मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री कहा जाता है. सो बेसिकली 1912 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान जो लास्ट चाइनीज एम्पायर थे जो कि किंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. सो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको जब चाइना का इंट्रोडक्शन दिया था, सो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना का जो लास्ट डायनेस्टी था, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी था, वो था किंग डायनेस्टी. सो किंग डायनेस्टी के ही जो एक लास्ट चाइनीज एम्पायर थे, सो वो अपने थ्रोन को छोड़ देते हैं, अपने थ्रोन से वो गिव अप कर देते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान. सो वो जो टाइम पीरियड था 1912 से लेकर 1949, जब चाइना एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनता है, सो उस टाइम पीरियड के बीच के टाइम पीरियड को ही हम लोग बेसिकली मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री कहते हैं. सो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर 1912 पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इनस्टेबिलिटी वाज कॉमन इन चाइना, यानी कि 1912 के बाद जब चाइना में जो मोनार्कियल गवर्नमेंट था, जो किंग डायनेस्टी था, उसको जब एबोलाइज कर दिया जाता है, जब किंग डायनेस्टी खत्म हो जाता है, देन उसके बाद चाइना में हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है. ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि चाइना में जो मॉडर्न हिस्ट्री था, यानी कि 1912 से लेकर 1949 का ये जो टाइम पीरियड था, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड था, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना कहा गया है, सो ये जो टाइम पीरियड था, इसमें हमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलता है. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना बेसिकली 3 क्वेश्चन के ही अराउंड रिवॉल्व करता है, इन 3 क्वेश्चन या फिर इन 3 प्रॉब्लम्स के ही अराउंड रिवॉल्व करता है. सो पहला है हाउ टू रिगेन सोवेरेनिटी. सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है. सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोवेरेनिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होता है टू टेक इट्स डिसीजन, यानी कि किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है जब वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली फ्री है अपने डिसीजन को लेने के लिए, देन उस कंट्री को हम एक सॉवरेन नेशन कह सकते हैं. सो चाइना में जो पहला प्रॉब्लम, जो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ वो यही था कि हमारे देश में जो सोवेरेनिटी है, जो प्रभुसत्ता है, उसको वापस से किस तरीके से रीगेन करें. सो जब किंग डायनेस्टी रूल कर रहे थे, जब किंग डायनेस्टी के जो एम्पायर थे, जब वो चाइना को रूल कर रहे थे, सो उनके पास सोवेरेनिटी था, यानी कि वो अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन को बिना किसी के इन्फ्लुएंस से ले सकते थे. बट जब किंग डायनेस्टी को एबलाइज कर दिया गया, तब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली रिपब्लिक को स्टेबलाइज किया गया, उसमें भी एक लॉन्ग प्रोसेस था. सो वो जो लॉन्ग प्रोसेस था, उस लॉन्ग प्रोसेस के दौरान
जो चाइनीज पीपल थे उनके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम अपने कंट्री में जो सोवरेनिटी है उसको किस तरीके से रीगेन करें। दूसरा था टू एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन। सो फॉरेन ऑक्यूपेशन से यहाँ पे ये मतलब है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज थे, मेनली जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, सो वो लोग जो मिलिट्रीली कंट्रोल करके रखे थे चाइना को, जो फोर्सफुल्ली कंट्रोल करके रखे थे चाइना को, जो डोमिनेट करते थे चाइना को, सो उनके ह्यूमिलिएशन से किस तरीके से चाइना को बचाए, यानी कि वो लोग जो एक एम्बेरसमेंट फील करवाते थे चाइनीज पीपल को, सो उससे किस तरीके से चाइनीज पीपल को बचाए, उस चीज को किस तरीके से खत्म करें। सो जब हम जापान वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, सो उस टॉपिक में ही हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ लिया था कि जितना भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, वे सारे ही वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाने के लिए चाह रहे थे। सो चाइना जो कि एक बहुत ही मेजर कंट्री है एंड जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे, सो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो चाइना को भी डोमिनेट करना चाह रही थी, चाइना को भी अपना कॉलोनी बनाने के लिए चाह रही थी। सो इसीलिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वो यही था दैट हाउ टू एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है वो लोग जिस तरीके से चाइना को कंट्रोल कर रहा है, सो उस कंट्रोल से हम लोग कैसे बचे। एंड तीसरा जो प्रॉब्लम या फिर तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था दैट हाउ टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि चाइना में हम लोग किस तरीके से इक्वलिटी यानी कि समानताएं लाए और साथ ही साथ डेवलपमेंट लाए, चाइना को भी किस तरीके से जापान की तरह ही हम लोग डेवलप कर सके, मॉडर्न कर सके। सो ये बेसिकली 3 मेन प्रॉब्लम्स थे, क्वेश्चंस थे जो कि चाइनीज पीपल को फेस करने पड़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 1912 से लेकर 1949 के टाइम पीरियड के दौरान। सो आई होप कि आपको स्टार्टिंग का पैरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमें बता रखा है अबाउट द डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि चाइना में रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनका क्या डिफरेंट व्यूज था, उनका क्या डिफरेंट ओपिनियन था। सो चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यूज ऑफ 3 ग्रुप्स, यानी कि अब हम ऐसे 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे 3 ग्रुप्स के व्यूज एंड ओपिनियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पहला जो ग्रुप था उस ग्रुप में बेसिकली अर्ली रिफॉर्मर्स इंक्लूडेड थे। सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिफॉर्मर्स किन लोगों को कहा जाता है। सो रिफॉर्मर्स बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, जो कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो चाइना में जितने भी अर्ली रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दे रखा है, पहला है कांग यूवाई एंड दूसरा है लियांग कीचाओ। सो कांग यूवाई एंड लियांग कीचाओ 2 अर्ली रिफॉर्मर्स थे चाइना के। सो दे ट्राई टू use traditional ideas in new and different ways to meet the challenges posed by the West। यानी कि ये दोनों जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने कोशिश की कि चाइना का जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है, यानी कि चाइना में ही जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है, जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है, जो पुराने आइडियाज़ है, उन सारे आइडियाज़ को हम नए तरीके से और एक डिफरेंट वेज यानी कि एक अलग तरीके से यूज़ करें, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो हमें चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, जो भी चुनौतियाँ दी जा रही है, उसको हम लोग फेस कर सके, उसको हम लोग अच्छे से टक्कर दे सके। नाउ जो सेकेंड ग्रुप था, उस ग्रुप में बेसिकली रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज को इंक्लूड किया गया। नाउ हु वर द रेवोल्यूशनरीज? रेवोल्यूशनरीज किन लोगों को कहा जाता है? सो रेवोल्यूशनरीज बेसिकली वे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाए, यानी कि हम सोसाइटी में ग्रेट चेंजेस लाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुन यत्सेन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि चाइना में जब रिपब्लिक गवर्नमेंट बनेगा, सो उस गवर्नमेंट के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे सुन यत्सेन। सो द रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज फ्रॉम जापान एंड द वेस्ट, यानी कि जापान जैसे कंट्री में और जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज में जो डेवलप्ड आइडियाज है, जो मॉडर्न आइडियाज है, उन सारे आइडियाज से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। सो रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज का ये मानना था कि जितने भी मॉडर्न आइडियाज है, जैसे कि डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट, सो ये सारे आइडियाज को हमें चाइना में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इन्हीं सारे आइडियाज से हम चाइना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना पाएंगे, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना पाएंगे। ना नेक्स्ट हमें जिस ग्रुप के बारे में बता रखा है वो था द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको CCP भी कहा जाता है। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जितने भी लोग इंक्लूडेड थे, दे वांटेड टू एंड द एज ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड ड्राइव आउट द फॉरेनर्स,
फॉरेनर्स, यानी कि इनका मानना यह था कि चाइना में जितना भी ओल्ड इनइक्वलिटीज है, यानी कि जब किंग डायनेस्टी एग्जिस्ट करता था, सो उस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही चाइना में जितने भी इनइक्वलिटीज है, जितने भी असमानताएं हैं, उन सारे इनइक्वलिटीज को हम लोग खत्म करें और चाइना में जितने भी फॉरेनर जो है, यानी कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज है जिन्होंने चाइना को कॉलोनाइज करके रखा है, उन सारे फॉरेनर्स को हम अपने कंट्रीज से बाहर निकाले। सो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग ओपिनियन था। जो पहला ग्रुप था जिसमें अर्ली रिफॉर्मर्स इंक्लूडेड थे, सो वे लोग बेसिकली ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करना चाहते थे। जो दूसरा ग्रुप था जिसमें बेसिकली रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज इंक्लूडेड थे, वे लोग बेसिकली मॉडर्न आइडियाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड जो तीसरे ग्रुप थे जिसमें बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंक्लूडेड थे, सो ये लोग चाहते थे कि हम फॉरेनर्स को अपने कंट्री से ही बाहर निकाल दे। सो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग व्यूज था। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न चाइना एंड द ओपियम वॉर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो ओपियम वॉर है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न चाइना की शुरुआत किस तरीके से होती है एंड ओपियम वॉर क्या था। सो द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न चाइना कैन बी ट्रेस्ड to its first encounter with the West in the 16th and 17th century, when Jesuit missionaries introduced Western science such as astronomy and mathematics. यानी कि चाइना का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न चाइना है, उसकी जो शुरुआत थी वो बेसिकली 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही हो गया था, जब जो चाइनीज पीपल थे उनका पहली बार इनकाउंटर होता है विद द वेस्टर्न पीपल। यानी कि 16 एंड 17 सेंचुरी ही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान चाइनीज पीपल का सामना होता है विद द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी यूरोपियंस थे बेसिकली आप कह सकते हैं, सो यूरोपियंस का चाइनीज पीपल के साथ सामना होता है, इनकाउंटर होता है इसी टाइम पीरियड के दौरान। सो इसी से मॉडर्न चाइना की शुरुआत होती है। सो आखिर वेस्टर्न यूरोपियन जो पीपल थे वे लोग चाइना क्यों गए थे? सो बेसिकली जितने भी जिसिस्ट मिशनरीज थे, सो मिशनरीज किन लोगों को कहा जाता है? सो मिशनरीज बेसिकली उन क्रिश्चियन पीपल को कहा जाता है जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीज भेजा जाता है ताकि वो क्रिश्चियनिटी को टीच करे, यानी कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करे, उसको फैलाए। सो जितने भी जिसिस्ट मिशनरीज थे वे लोग बेसिकली एशिया के कंट्रीज में आए थे, चाइना जो कंट्री था वहां पे आए थे टू इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न साइंस। क्रिश्चियनिटी रिलीजन को तो वो स्प्रेड कर ही रहे थे, साथ ही साथ इन्हीं लोगों ने चाइना में वेस्टर्न साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी जिसमें प्लांट्स एंड स्टार्स के साइंटिफिक स्टडी को किया जाता है, और मैथमेटिक्स। सो ऐसे सब्जेक्ट्स को बेसिकली जेसिस्ट मिशनरीज ने ही इंट्रोड्यूस किया था चाइना में। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ये जो इनकाउंटर हुआ था ऑफ द चाइनीज पीपल विद द वेस्टर्न पीपल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 16 एंड 17 सेंचुरी। सो ये जो इनकाउंटर हुआ था इसका जो इम्पैक्ट था, जो इमीडिएट इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। बट 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ये जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा इसका जो मोमेंटम था, इसका जो स्पीड था वो बढ़ जाता है व्हेन ब्रिटेन यूज फोर्स टू एक्सपेंड इट्स लुक्रेटिव ट्रेड इन ओपियम लीडिंग टू द फर्स्ट ओपियम वॉर। यानी कि जब 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटेन फोर्स का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट चाइना, चाइना के अगेंस्ट में, ताकि वो जो ओपियम का ट्रेड कर रहा था विद द चाइनीज पीपल उसको वो लोग और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके, फैला सके। सो इसी वजह से फर्स्ट ओपियम वार होगा बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1839 to 1842. So this undermined the ruling king dynasty and strengthened demands for reform and change. यानी कि ये जो फर्स्ट ओपियम वार होगा, इस ओपियम वार में जो चाइना है, यानी कि चाइना में रूल करने वाले जो किंग डायनेस्टी थे, जो किंग डायनेस्टी के जो एम्पायर थे वो हार जाएंगे। सो इसी वजह से जो रूलिंग किंग डायनेस्टी था चाइना का वो अंडरमाइन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा एंड चाइना में रिफॉर्म्स एंड चेंजेस का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अब मैं आप लोगों को ओपियम वार के बारे में थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि ओपियम वार आखिर था क्या और क्यों हुआ था। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ओपियम का मतलब क्या होता है। सो ओपियम बेसिकली एक तरीके का ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो बेसिकली जो ब्रिटेन था वो ओपियम का ही ट्रेड कर रहा था विद द चाइनीज पीपल। सो इसी ट्रेड की वजह से ब्रिटेन एंड किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना को रूल करने वाले जो किंग डायनेस्टी था उसके बीच में एक वार होगा जिसको
फर्स्ट ओपियम वार कहा जाएगा एंड उस वार में चाइना हार जाएगा यानी कि किंग डायनेस्टी हार जाएगा। सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ओपियम वार हुआ? सो बेसिकली क्या होता है, जब ब्रिटेन एंड चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन करते हैं यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, सो जब भी हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, सो ट्रेड का अगर आप बेसिक मीनिंग देखेंगे देन क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि अगर हमारे कंट्री में किसी चीज़ की कमी है देन हम दूसरे कंट्री से उन सारे सामानों को इंपोर्ट करेंगे, और अगर हमारे कंट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन सरप्लस में हो रहा है यानी कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है देन उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, दे देंगे, ठीक है। सो यही बेसिक सा मीनिंग होता है ट्रेड का। सो जब ब्रिटेन एंड चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, सो चाइना में ऐसे बहुत सारे गुड्स थे जैसे कि टी एंड सिल्क, जिन सारी गुड्स का ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड था। सो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए, बट ब्रिटेन का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं जिसका ट्रेड चाइनीज़ पीपल लोग कर सके, यानी कि जिन सारे प्रोडक्ट को चाइनीज़ पीपल अपने कंट्री में इंपोर्ट करे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों को ये लग रहा था कि इससे तो हमारा लॉस हो रहा है, यानी कि जब कोई भी जो कंट्री होता है उसका जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, देन उस कंट्री का लॉस होता है। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोच रहे थे कि इन सारे प्रोडक्ट्स के बदले में हम तो इन लोगों को प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं पा रहे हैं एंड इसके बदले में तो हम अपने कंट्री के सिल्वर को दे रहे हैं। सो इससे हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो तो डाउन हो रहा है। सो इसका जो उपाय है, इसका जो सोल्यूशन है वो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से निकाला। सो इंडिया में उस टाइम पे उन्होंने ओपियम का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया। सो ओपियम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक तरीके का बहुत ही पावरफुल ड्रग होता है जो कि पॉपी सीड्स के थ्रू बनता है। सो ये जो ओपियम था ये इंडिया में ये लोग उगाते थे एंड इसको फिर वो चाइनीज़ पीपल के साथ ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे। सो ये लोग क्या करते थे, इंडिया में ओपियम का प्रोडक्शन करते थे एंड उस ओपियम को वो लोग चाइना में बेचते थे एंड उस ओपियम से जो कुछ भी पैसा आता था उस पैसा को अगेन वे लोग चाइना के सामान, चाइना के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे जैसे कि टी एंड सिल्क। सो इंडिया, ब्रिटेन एंड चाइना, इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा था। सो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हो रहा था, बट क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में ओपियम वार होता है? सो ओपियम वार बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट था यानी कि जो किंग डायनेस्टी था, जो एम्पायर था, वो चाहते थे कि जो इलीगल ओपियम का ट्रेड हो रहा है चाइना में उसको हम लोग सप्रेस कर पाए, यानी कि उसको हम लोग खत्म कर दे। सो ओपियम था तो एक ड्रग ही, सो इलीगल तरीके से ओपियम का ट्रेड हो रहा था चाइना में एंड ओपियम से बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे जिसके कारण से बहुत ज़्यादा, मतलब कि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रहा था, बहुत ज़्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रहा था। इसीलिए चाइना का जो गवर्नमेंट था वो चाह रहा था कि ये जो ओपियम का इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको हम लोग बंद करते। सो इसकी वजह से जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया चाइना में जो गवर्नमेंट था यानी कि जो किंग डायनेस्टी था उसके खिलाफ एंड दोनों के बीच में एक वार होता है 1839 से लेकर 1842 के टाइम पीरियड के दौरान एंड उस वार में किंग डायनेस्टी हार जाता है। सो जब रूलिंग किंग डायनेस्टी हार जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तब चाइना में रहने वाले जो चाइनीज पीपल थे उन लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये जो किंग डायनेस्टी है अब ये कमज़ोर हो गया है एंड अगर ये हमें ब्रिटेन के लोगों से नहीं बचा पाया देन जितने भी दूसरे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से हमें कैसे बचाएगा। सो इसीलिए चाइना में प्रोटेस्ट होता है एंड किंग डायनेस्टी को एबलाइज किया जाता है और चाइना में रिफॉर्म्स एंड चेंजेस का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता है। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड ओपियम वार भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द आइडियाज फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि चाइना में जो रिफॉर्म्स होने वाले थे, जो चेंजेस होने वाले थे, उन सारे रिफॉर्म्स के लिए कौन से आइडियाज दिए गए। सो जो किंग रिफॉर्मर्स थे यानी कि किंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे जैसे कि कांग यूवाई एंड लियांग कीचाओ, सो उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब हमें अपना कंट्री का जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाना
लाना चाहिए और हमें अपने कंट्री में कुछ पॉलिसीज को इनिशिएट करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज को स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हम लोग एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बिल्ड कर सके। साथ ही साथ हम अपने कंट्री में न्यू आर्मी को बिल्ड कर सके, एक नए एजुकेशनल सिस्टम को बिल्ड कर सके और हम अपने कंट्री में लोकल असेंबलीज को सेटअप कर सके, ताकि इन सारे असेंबलीज के द्वारा हम अपने कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर सके, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस होगा। यानी कि चाइना में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, एक संविधान बनाया जाएगा एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो गवर्नमेंट होगा वो परफॉर्म करेगा। सो दे सो द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनाइजेशन, यानी कि ये सारे जो रिफॉर्मर्स थे, जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, उनको अब ये महसूस हुआ कि अब हमें अपने नेशन को, चाइना को कॉलोनाइजेशन से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हार चुके थे एंड चाइना का ऐसा बहुत सारा पार्ट्स था, एरिया था जो कि अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कॉलोनाइज हो गया था, जैसे कि पोर्टुगीज एम्पायर द्वारा, ब्रिटिश एम्पायर द्वारा, डच एंड फ्रेंच एम्पायर द्वारा ऑलरेडी कॉलोनाइज हो गया था। सो अब जो चाइनीज पीपल थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उनको ये लगा कि अब हमें अपने कंट्री को कॉलोनाइजेशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द रीजन फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि क्या वो रीजंस थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से चाइनीज पीपल चाइना में रिफॉर्म्स का डिमांड करते हैं, चेंजेस का डिमांड करते हैं। सो द नेगेटिव एग्जांपल ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज वर्क पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर, यानी कि चाइना में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल थे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के, यानी कि उस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे एशिया में कंट्रीज थे, जैसे कि आप इंडिया को ही देख लीजिए, उस टाइम पीरियड में इंडिया भी कॉलोनाइज था बाय द ब्रिटिशर्स। सो उस टाइम पीरियड में चाइनीज पीपल के सामने ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल थे कॉलोनाइज कंट्रीज के, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कॉलोनाइज कंट्रीज को देखा है एंड कॉलोनाइज कंट्रीज का जैसा हाल हो रहा था, जिस तरीके से उन लोगों को मतलब कि सप्रेस किया जा रहा था, जिस तरीके से उन सारे कंट्रीज के इकोनॉमी को एकदम ड्रेन किया जा रहा था, सो ये सब कुछ चाइनीज पीपल ने देखा था, ये सब कुछ चाइनीज पीपल को पता था। सो ये सारे जो नेगेटिव एग्जांपल थे ऑफ कॉलोनाइज कंट्रीज, यानी कि चाइना के आसपास में ही जो नेबरिंग कंट्रीज थे जो कि कॉलोनाइज हो चुके थे बाय द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सो ये सारे जो नेगेटिव एग्जांपल थे वो कहीं ना कहीं पावरफुली, मतलब कि जितने भी चाइनीज थिंकर्स थे उन लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि अब चाइना को प्रोटेक्ट करने का जरूरत है, अब चाइना में रिफॉर्म लाने का जरूरत है, नहीं तो चाइना भी कॉलोनाइज हो जाएगा बाय द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सो साथ ही साथ पार्टीशन ऑफ पोलैंड इन द 18th सेंचुरी वाज अ मच डिस्कस्ड एग्जांपल, यानी कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान पोलैंड में पार्टीशन हो जाता है, पोलैंड को भी कॉलोनाइज किया जाता है और फिर पार्टीशन हो जाता है। सो ये भी एक बहुत ही डिस्कस करने वाला एग्जांपल था, चाइना में इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन होता है। सो ये सारे जो नेगेटिव एग्जाम्पल थे वो कहीं ना कहीं चाइनीज थिंकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि अब चाइना में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, नहीं तो चाइना भी कॉलोनाइज हो जाएगा। सो इंडिया वॉज अनदर सच एग्जाम्पल, इंडिया भी एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कि चाइना का एक नेबरिंग कंट्री है। सो इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना कॉलोनी बना लिया, इंडिया को किस तरीके से इंडिया का जो इकोनॉमी था उसको किस तरीके से ड्रेन किया। सो ये सब कुछ तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, बचपन से ही हम लोग इंडिया के पूरे कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये सारे जो नेगेटिव एग्जाम्पल थे वो चाइनीज थिंकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो 1903 में जो थिंकर थे जिनका नाम था लियांग किचाओ, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, सो वो ये मानते थे that only by making people aware that China was a nation would they be able to resist the West, and wrote that India was a country that was destroyed by a non-country, that is the East India Company. So लियांग किचाओ का ये मानना था, वो ये बिलीव करते थे कि अगर हम चाइनीज पीपल को ये रियलाइज करवा पाए कि चाइना एक नेशन है और हम सब इसी नेशन के सिटीजन है, सो ये बेसिकली ये कोशिश कर रहे थे कि अगर हम चाइनीज पीपल के मन में नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको भर पाए, देन तभी हम वेस्टर्न कंट्रीज को रेसिस्ट कर पाएंगे, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को रोक पाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज से जीत पाएंगे, क्योंकि वो एक नेशनलिज्म का ही फीलिंग होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कितना ज्यादा स्ट्रांग बना देता है कि वो अपने देश के लिए अपने जान तक को भी दे सकता है। सो ये चीज हमने जापान में भी देखा। जापान में जब मेजी रिस्टोरेशन हो रहा था, सो मेजी जो एम्पायर थे उन्होंने भी जापानीज के मन में नेशनलिज्म का जो भावना है, जो फीलिंग है, उसको भरा, ताकि जो जापानीज पीपल है वो अपने गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करे, उसका जो गवर्नमेंट है वो जो
कुछ भी कर रहा है। इवन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट भी बन गया जापान, देन जापानीज पीपल ने अपने गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया था। एंड इवन अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें, इंडिया की भी बात करें, सो इंडिया क्या था, कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, और वो किस तरीके से आज़ाद हुआ, किस तरीके से फ्रीडम मिला, जब हमारी कंट्री के जो फेमस इंडिविजुअल्स थे उन्होंने नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको अपने मन में जगाया, और नेशनलिज्म के फीलिंग के चलते ही, मतलब कि उस भावना के चलते ही अपने इतने सारे, मतलब कि अपना बलिदान दे दिया, अपने जान की भी उन्होंने परवाह नहीं की, और कितने सारे डेथ वगैरह हुए। सो ये नेशनलिज्म का ही फीलिंग होता है जो किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो अपने देश के लिए अपने प्राण को भी दे सकता है। सो इसीलिए जो लियांग कीचाओ थे वो इस फीलिंग को ही अराइज करना चाह रहे थे चाइनीज पीपल के मन में। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो कि एक नॉन कंट्री के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये बिल्कुल सही है कि इंडिया जो कि एक इतना ज़्यादा डेवलप्ड नेशन था एक टाइम पीरियड के दौरान जब मुगल रूल कर रहे थे, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया एक इतना ज़्यादा डेवलप्ड नेशन था। सो एक इतने ज़्यादा डेवलप्ड नेशन को एक नॉन कंट्री ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि था ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे पहले आए थे इंडिया में, एंड उन्होंने किस तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यही चीज़ उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने इंडियंस को क्रिटिसाइज किया है, यानी कि इंडियंस की निंदा की है, दैट दे बीन क्रूएल टू देयर ओन पीपल, यानी कि इंडियन पीपल जो थे वो अपने ही लोगों के प्रति कितना ज़्यादा क्रूएल थे, कितना ज़्यादा कठोर थे। सो ब्रिटिशर्स ने भले ही इंडिया जो कि एक इतना डेवलप्ड नेशन था उस टाइम पीरियड के दौरान उसको कॉन्क्वेयर कर लिया था, यानी कि उसको कॉलोनाइज कर लिया था, बट किसके थ्रू किया था? वो ब्रिटिश आर्मी नहीं था जो कि इंडिया के लोगों के ऊपर फुल कंट्रोल करके रखता था, नहीं, बल्कि वो इंडियन आर्मी ही था जो कि इंडिया के लोगों के प्रति इतना ज़्यादा क्रूएल था। यानी कि बेसिकली वो इंडियन पीपल ही थे जो कि ब्रिटिशर्स के मिलिट्री में, आर्मी में काम करते थे, एंड वे लोग अपने ही लोगों के प्रति इतना ज़्यादा क्रूएल थे, अपने ही लोगों को ब्रिटिशर्स के कहने पे मार रहे थे, और साथ ही साथ सर्व सर्विंग टू द ब्रिटिश, यानी कि बेसिकली जो इंडियन पीपल थे वे लोग ब्रिटिशर्स की चापलूसी करते थे, उनके अधीन थे। सो इन सारी चीज़ों का ही फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि इंडिया में यूनिटी नहीं है, इंडिया में नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं है। सो इसीलिए बहुत ही आसानी से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, और इंडिया को, इतने बड़े लैंड को उन्होंने कैप्चर कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया। सो लियांग कीचाओ बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल देके चाइनीज पीपल को ये समझा रहे थे कि अगर हम चाइना में रेवोल्यूशन नहीं लाते हैं, अगर हम चाइना में रिफॉर्म्स एंड चेंजेस नहीं लाते हैं, देन हमारा भी वही हाल होगा जो कि इंडिया जैसे कॉलोनाइज कंट्री का हुआ है। सो सच आर्ग्यूमेंट्स कैरीड अ पावरफुल अपील एज ऑर्डिनरी चाइनीज कुड सी दैट द ब्रिटिश यूज इंडियन सोल्जर्स इन देयर वार्स ऑन चाइना। सो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि लियांग कीचाओ दे रहे थे, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल अपील कर रहे थे ऑर्डिनरी चाइनीज पीपल को, क्योंकि ऑर्डिनरी चाइनीज पीपल ने भी इस चीज़ को देखा है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहे थे इन द वार अगेंस्ट चाइना। यानी कि जब ब्रिटेन का एंड चाइना का वार होता है, जो फर्स्ट ओपियम वार होता है, सो उस वार में ब्रिटिशर्स बेसिकली ब्रिटेन से थोड़ी ना अपने आर्मी को मंगवा रहे थे, बल्कि वो इंडियन आर्मी को ही इस्तेमाल कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स को ही इस्तेमाल कर रहे थे अगेंस्ट द चाइना। सो इस चीज़ को ऑर्डिनरी चाइनीज पीपल ने भी एक्सपीरियंस किया है, देखा है। सो इसलिए ऑर्डिनरी चाइनीज पीपल को भी अब ये समझ में आ रहा था कि अगर हम कुछ बदलाव नहीं करते हैं देन हमारा भी यही हाल होगा। सो above all many felt that traditional ways of thinking had to be changed। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चाइनीज पीपल थे जिनको ये लगता था कि हमारा जो ट्रेडिशनल वे है थिंकिंग का, जो पुराना तरीका है थिंकिंग का, यानी कि सोचने का, उस चीज़ को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमें कन्फ्यूजियनिज्म के बारे में बता रखा है। सो कन्फ्यूजियनिज्म बेसिकली एक चाइनीज रिलीजियस फिलोसफी है which was developed from the teaching of Confucius and his disciple। So Confucius basically चाइना के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। सो उनका जितना भी टीचिंग्स वगैरह था, उनका जितना भी आइडियाज़ था, सो उन सारे आइडियाज़ एंड टीचिंग्स के थ्रू ही कन्फ्यूजियनिज्म, ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये जो रिलीजियस फिलोसफी है, इसको डेवलप किया गया था, जिसमें बेसिकली क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे कि गुड कंडक्ट, यानी कि एक व्यक्ति का जो आचरण होता है उसको अच्छा रखना चाहिए, उसको गुड रखना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि एक व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज रखना चाहिए।
तीसरा है प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप, यानी कि एक व्यक्ति को एक प्रॉपर तरीके से जो सोशल रिलेशनशिप होता है, जो सामाजिक संबंध होता है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ना नेक्स्ट हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में बता रखा है कि चाइना में क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या एजुकेशनल चेंजेस होते हैं। सो चाइनीज पीपल को मॉडर्न सब्जेक्ट्स के बारे में ट्रेन करने के लिए, यानी कि एजुकेट करने के लिए जो चाइनीज स्टूडेंट्स थे उन लोगों को बेसिकली दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भेजा गया, जैसे कि जापान, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ताकि इन सारी कंट्रीज में वे मॉडर्न सब्जेक्ट को स्टडी कर पाए, मॉडर्न सब्जेक्ट को पढ़ पाए। मॉडर्न सब्जेक्ट्स यानी कि जितने भी जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनाटॉमी, सो ये सारे जो न्यू मॉडर्न सब्जेक्ट्स है, जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, सो इन सारे सब्जेक्ट का नॉलेज हो, इसीलिए बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट को अलग अलग फॉरेन नेशन में भेजा गया, ताकि उन सारे फॉरेन नेशन में वो जो भी पढ़े उन सारे आइडियाज को वो चाइना में वापस ले आ पाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइना, चाइना के डेवलपमेंट के लिए। सो मेनी चाइनीज स्टूडेंट्स वेंट टू जापान ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1800 एंड 90s। सो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे ऐसे चाइनीज स्टूडेंट थे जो कि जापान पढ़ने के लिए जाते हैं। सो इससे आपको जापान का भी एक इंपॉर्टेंस पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में जापान कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि चाइनीज स्टूडेंट जापान जा रहे थे पढ़ने के लिए, वेयरएज जो चाइना है वो फेस कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था अपने इंटरनल प्रॉब्लम से। ना नेक्स्ट बता रखा है दैट दे नॉट ओनली ब्रॉट बैक न्यू आइडियाज बट मेनी बिकम लीडिंग रिपब्लिकन्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि ना सिर्फ उन सारे न्यू आइडियाज़ को अपने कंट्री में ला रहे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि चाइना में बेसिकली लीडिंग यानी कि इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन्स ही बन गए। रिपब्लिकन्स यानी कि ऐसे लोग जो कि रिपब्लिकन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि न्यू आइडियाज़ को तो ला ही रहे थे, साथ ही साथ वो लोग रिपब्लिकन गवर्नमेंट का भी डिमांड कर रहे थे, मेजर रिपब्लिकन्स बन गए थे। नेक्स्ट बता रखा है that the Chinese borrowed even Japanese translation of European words such as justice, right and revolution। So basically Japanese people ने जो यूरोपियन वर्ड्स को ट्रांसलेट किया था। सो जापान की हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जापान भी वेस्टर्न जो आइडियाज है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सो इसीलिए जस्टिस, राइट, रेवोल्यूशन, ये सारे जो वेस्टर्न टर्म्स है, इन सारे वेस्टर्न टर्म्स को, पॉलिटिकल आइडियाज़ को उन्होंने जापान में इंट्रोड्यूस किया था। एंड अब चाइना क्या कर रहा है, अब चाइना जापान में वो सारे जो आइडियाज़ है उन सारे आइडियाज़ को अपने कंट्री में बोरो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट इन 1905, सो 1905 में जस्ट आफ्टर द रूसो जापानीज वार, सो रशिया एंड जापान के बीच में एक वार होता है, एक युद्ध होता है जो कि चाइना में ही लड़ा जाता है और चाइनीज टेरिटरी के लिए ही लड़ा जाता है। यानी कि चाइना का बेसिकली जो नॉर्थन हिस्सा है, जो मंचूरिया वाला एरिया है, उस टेरिटरी के ऊपर, उस एरिया के ऊपर जापान का जो गवर्नमेंट था एंड रशिया का जो गवर्नमेंट था, दोनों ही क्लेम करता है। सो इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में एक वार होता है। सो ये जो वार था वो बेसिकली 1905 में ही होता है। सो इस वार के बाद ही चाइना में एक बहुत ही ओल्ड चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम होता था, जिसमें बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते थे उन लोगों को इलाइट रूलिंग जो क्लास होता था उस क्लास में एंट्री मिलता था। सो इस एग्जामिनेशन सिस्टम को एबलाइज कर दिया गया। सो बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स होते थे, अगर उन्हें चाइना का जो रूलिंग इलाइट क्लास है, यानी कि ऐसा क्लास जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिच एंड पावरफुल लोग ही रहते हैं, सो अगर उस क्लास का मेंबर बनना है देन उन लोगों को एक एग्जामिनेशन देना पड़ता था। सो ये जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था, इस सिस्टम को एबलाइज कर दिया गया 1905 के टाइम पीरियड के दौरान। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टेबलाइजिंग द रिपब्लिक, यानी कि इस टॉपिक में अब हम लोग पढ़ेंगे कि चाइना में किस तरीके से रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। सो क्या आप लोगों को रिपब्लिक का मतलब पता है? रिपब्लिक ये जो टर्म है इसको तो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, हम लोग तो रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, बट रिपब्लिक का जो एक्चुअल मीनिंग होता है क्या आप लोगों को ये पता है? सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि रिपब्लिक का मतलब होता क्या है। सो रिपब्लिक बेसिकली हिंदी में इसको गणराज्य या फिर गणतंत्र कहा जाता है। सो रिपब्लिक एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है जिस सिस्टम में, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली स्टेट का जो हेड होता है वो मोनार्क नहीं होता है, यानी कि एक किंग या फिर एक क्वीन नहीं होता है। यानी कि एक ऐसा कंट्री जिस कंट्री में जो पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है या फिर लोगों द्वारा ही इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया
इंडिया, जो कि एक रिपब्लिक नेशन है, एक रिपब्लिक कंट्री है। सो हमारे कंट्री का जो हेड होता है, यानी कि जो हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है, जो बेसिकली प्रेसिडेंट है, सो प्रेसिडेंट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो कि हेरिडिटरी नहीं होता है। सो हम लोग डायरेक्टली तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं करते हैं, बट हम लोग जो एमपीज एंड एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सो हम लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सो वो जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है, वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्टेड पोजीशन होता है। हम लोग इलेक्ट करते हैं, हेरिडिटरी नहीं होता है। हेरिडिटरी यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट है हमारे नेशन का, एंड अगर उस प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है, देन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो उसका बेटा बनेगा। सो ये जो सिस्टम है, ये तो हमारे कंट्री में प्रेवलेंट नहीं होता है। सो ऐसा कंट्री, जिस कंट्री में एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है जिसमें जो स्टेट का हेड होता है वो एक मोनार्क नहीं रहता है, इलेक्ट किया जाता है, देन उसी गवर्नमेंट को या फिर उसी कंट्री को हम लोग एक रिपब्लिक नेशन कहते हैं, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। सो अब हम देखेंगे कि चाइना में किस तरीके से रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। सो बेसिकली किंग डायनेस्टी को क्या कर दिया गया, एबलाइज कर दिया गया, जो कि बेसिकली हेरिडिटरी के ऊपर ही बेस्ड था, एक मोनार्कियल सिस्टम था, गवर्नमेंट था। सो उसको एबलाइज कर दिया गया और किस तरीके से चाइना में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया। सो किंग डायनेस्टी में रूल करने वाले जितने भी जो एम्पायर्स थे वो बेसिकली मंचू पीपल थे। सो इसीलिए किंग डायनेस्टी को ही मंचू डायनेस्टी या फिर मंचू एम्पायर भी कहा जाता है। सो जो मंचू एम्पायर था, जो किंग डायनेस्टी था, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है बाय द चाइनीज पीपल, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है और चाइना में एक रिपब्लिक स्टेबलाइज किया जाता है, रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है 1911 में अंडर सुन यत सेन। सो सुन यत सेन के बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा। सो इन्हीं के अंडर में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है चाइना में, एंड ही वाज आल्सो रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न चाइना। सो सुन यत सेन को मॉडर्न चाइना के फाउंडर के रूप में भी रिगार्ड किया जाता है। सो नाउ अब हम लोग सुन यत सेन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो वो बेसिकली एक पोर फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने एक मिशनरी स्कूल्स में स्टडी किया था। सो मिशनरी स्कूल्स क्या होते हैं? सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिशनरी वे क्रिश्चियन पीपल होते हैं जो कि अलग अलग फॉरेन नेशन में जाते हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। सो ये सारे जो मिशनरीज थे वो अलग अलग कंट्री में मिशनरी स्कूल्स को भी स्टेबलाइज करते हैं। सो ऐसे ही एक स्कूल में सुन यत सेन ने पढ़ा था। सो इसीलिए जो मॉडर्न मतलब कि आइडियाज थे, जो वेस्टर्न आइडियाज थे जैसे कि डेमोक्रेसी एंड जो मॉडर्न एंड जो वेस्टर्न रिलीजन थे जैसे कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन, सो इन सारी चीज़ों से वो बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे, यानी कि स्कूल लेवल से ही उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। सो इसीलिए वो मॉडर्न आइडियाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एंड मॉडर्न आइडियाज को, वेस्टर्न आइडियाज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। सो सुन यत सेन ने मेडिसिन की पढ़ाई की थी, यानी कि उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, बट वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे अबाउट द फेट ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का क्या भाग्य होगा, क्या फ्यूचर होगा। सो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। सो दैट मीन्स कि वो भले ही मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे बट उनका जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स के ऊपर था। सो उन्होंने बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स दिए थे जिसको द 3 प्रिंसिपल कहा जाता है। सो पहला था नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म से उनका क्या मतलब था? सो उनका मतलब था ओवरथ्रोइंग द मंचू who were seen as the foreign dynasty as well as other foreign imperialist। यानी कि जो मंचू डायनेस्टी है, जो किंग डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी को हमें चाइना से ओवरथ्रो करना है, यानी कि इस डायनेस्टी को हमें चाइना से रिमूव करना है क्योंकि मंचू डायनेस्टी एक फॉरेन डायनेस्टी है। सो मंचू बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एशिया का एक इथेनिक ग्रुप है, वेयरएज चाइना में रहने वाले जो मेजोरिटी ऑफ चाइनीज पीपल थे वो बेसिकली हान इथेनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। सो सुन यत सेन के अकॉर्डिंग ये सारे जो मंचू पीपल थे वो बेसिकली फॉरेन पीपल है। सो इसीलिए फॉरेन पीपल को हमें अपने कंट्री को गवर्न करने नहीं देना चाहिए। सो इसीलिए मंचू डायनेस्टी को तो सबसे पहले हमारे कंट्री से बाहर निकालो, और साथ ही साथ जितने भी फॉरेन इम्पेरियलिस्ट थे, यानी कि जितने भी अदर जो फॉरेन कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने चाइना को कॉलोनाइज करके रखा था, चाइना का जो कुछ कुछ पार्ट्स थे जिसको कॉलोनाइज करके रखा था, कंट्रोल करके रखा था, सो इन सारे फॉरेन कंट्रीज को भी हमें अपने कंट्री से ओवरथ्रो करना है। दूसरा प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी और स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना है और लोगों को वोटिंग राइट्स देना है। तीसरा प्रिंसिपल था सोशलिज्म, रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग। नाउ व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म क्या होता है? सो सोशलिज्म इज बेसिकली अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल
प्रिंसिपल और अ पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशलिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसका जो मेन एम रहता है वो रहता है टू क्रिएट अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना जिसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और जो कंट्री का जो इकोनॉमी है यानी कि कंट्री में जो कैपिटल है, जो मनी है, वो स्टेट ओनरशिप में हो, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो कंट्री के मनी के ऊपर। सो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फिलोसफी है, इस फिलोसफी को ही प्रमोट करते हैं सुन यत सेन। सो उनका जो तीसरा प्रिंसिपल था वो बेसिकली इसी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड था कि कंट्री में जो कैपिटल है यानी कि जो कंट्री में मनी है उसको जो गवर्नमेंट है वही रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा, एंड कंट्री में जो लैंड होल्डिंग्स है यानी कि कंट्री में जो लैंड है, जो जमीनें हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के बीच में। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द May 4th मूवमेंट। सो ये मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। सो चाइना में जो सोशल एंड जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, यानी कि चाइना में भले ही किंग डायनेस्टी को एबलाइज करने के बाद रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर दिया गया था, बट फिर भी चाइना में जो सोसाइटी था एंड चाइना का जो पॉलिटिक्स था वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। सो 4 मई 1919 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। सो एन एंग्री डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड in Beijing to protest against the decision of the post-war peace conference। So basically यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जा रही है। So फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली 1914 से लेकर 1918 के बीच में था। So फर्स्ट वर्ल्ड वार में बेसिकली एलाइड फोर्सेस जीतती है जिसमें ब्रिटेन भी शामिल रहता है। So जो ब्रिटेन है वो बेसिकली चाइना को ये प्रॉमिस करती है कि अगर चाइना ब्रिटिशर्स का साथ दे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, देन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जितने भी मतलब कि चाइना के जितने भी टेरिटरीज को उन्होंने सीज करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, उन सारे टेरिटरीज को वो फ्री कर देंगे। सो 4 मई 1919 में एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, एक प्रदर्शन होता है बीजिंग में जो कि चाइना का कैपिटल है। सो वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो डिसीजन लिया गया था पोस्ट वार पीस कॉन्फ्रेंस में, उस डिसीजन को फुलफिल क्यों नहीं किया गया। सो डिस्पाइट बीइंग एन एलाई ऑफ द विक्टोरियस साइड लेड बाय ब्रिटेन, चाइना डिड नॉट गेट बैक द टेरिटरी सीज फ्रॉम इट। यानी कि चाइना विक्टोरियस साइड यानी कि एलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करती है जो कि ब्रिटेन के द्वारा ही लेड किया गया था, बट चाइना को जो टेरिटरीज उनसे छीना गया था, जो टेरिटरीज सीज किया गया था यानी कि कंट्रोल किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, उन सारी टेरिटरीज को उन्हें वापस नहीं मिलता है। सो द प्रोटेस्ट बिकम अ मूवमेंट। सो ये जो प्रोटेस्ट होता है 4 मई 1919 में वो एक मूवमेंट बन जाता है, वो एक आंदोलन बन जाता है। सो ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो मूवमेंट था, वो क्या करता है, वो चाइना में रहने वाले जो अलग अलग जनरेशन के पीपल थे उन सारे लोगों को प्रेरित करती है कि वो ट्रेडिशन को अटैक करे, यानी कि चाइना में जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो पुराना थिंकिंग है, उसको अटैक करे, उसको मतलब कि हटाने की कोशिश करे, और साथ ही साथ वो चाइना को सेव करे थ्रू मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। यानी कि मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म ही एक तरीका है जिसके थ्रू वो मतलब कि चाइनीज पीपल चाइना को सेव कर सकते हैं, चाइना को कॉलोनाइज होने से बचाए रख सकते हैं। सो जिस तरीके से जापान ने अपने कंट्री में मॉडर्न चेंजेस लाए थे, सेम उसी तरीके से चाइना में भी ऐसे चेंजेस आएंगे, देन तभी चाइना कॉलोनाइजेशन से बच पाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिमांड किया था कि जितने भी फॉरेनर्स हैं यानी कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज है जो कि चाइना को कंट्रोल करके रखा है, उन सारे फॉरेनर्स को चाइना से भगाओ जो कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ चाइना में जो इनइक्वलिटीज है, जो असमानताएं है एंड जो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है, उसको रिड्यूस करो, उसको खत्म करो। और साथ ही साथ ये सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने चाइना में कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस के लिए भी एडवोकेट किया था यानी कि सजेस्ट किया था, जैसे कि द यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग। सो चाइना में बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध होता था किसी भी काम को करने के लिए। सो इन्होंने ये कहा है कि हमें रिफॉर्म लाना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। सो हमें सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए लिखने के लिए, और साथ ही साथ चाइना में फुट बाइंडिंग का एक प्रैक्टिस होता था। सो उस प्रैक्टिस को भी हमें एवलाइज करना चाहिए। सो फुट बाइंडिंग बेसिकली एक चाइनीज कस्टम होता था जिसमें क्या होता था, ये मानना रहता था कि जो भी लड़की है अगर उसका जो पैर है वो छोटा है, उसका जो लेंथ है अगर वो कम है, देन वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देन वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो लड़कियों को खूबसूरत बनाने के लिए उनके जो फीट होते थे, जो पैर होते थे एंड पैर की जो उंगलियां होती थी, उसको मोड़ के बांध दिया जाता था बहुत ही लंबे टाइम तक, ताकि वो परमानेंटली ऐसा ही हो जाए। सो ये जो फुट बाइंडिंग का जो प्रैक्टिस होता
था, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। सो इस प्रैक्टिस को एबलाइज करने के लिए कहा गया, और साथ ही साथ वुमेन को जो इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उनका जो पोजीशन होता था वो बहुत ज़्यादा नीचा पोजीशन होता था। सो इसीलिए वुमेन के साथ जो भी सब ऑर्डिनेशन किया जा रहा है, इस चीज़ को भी एबलाइज करो। साथ ही साथ जो मैरिज हो वो इक्वली हो, यानी कि वुमेन एंड मैन दोनों को ही इक्वल ट्रीट किया जाए। एंड साथ ही साथ चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एंड जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको एंड किया जाए। सो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, चेंजेस थे, जो कि रेवोल्यूशनरीज एडवोकेट कर रहे थे, यानी कि सपोर्ट कर रहे थे और सजेस्ट कर रहे थे ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जब चाइना में रिपब्लिकन रेवोल्यूशन होता है, सो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन बेसिकली उसी चीज को कहा गया है जब 1911 में किंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया जाता है और चाइना में रिपब्लिक को स्टेबलाइज किया जाता है, देन उसी को रिपब्लिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है। सो चाइना में जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन होता है, इसके बाद से चाइना में हमें टर्मोइल देखने को मिलता है, यानी कि चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट डिस्टर्बेंस होता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान चाइना में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज का इमर्जेंस होता है। पहला है ग्यूमेंजंग, जिसको नेशनल पीपल्स पार्टी भी कहा जाता है, एंड दूसरा है सीसीपी, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो ये दोनों जो पार्टी था वो मेजर फोर्सेस की तरह इमर्ज होती है, ताकि वो नेशन को, यानी कि चाइना जो कंट्री है, उसको यूनाइट कर सके और साथ ही साथ चाइना में स्टेबिलिटी ला सके। यानी कि चाइना जो इतने सालों से अनस्टेबल है, चाइना का जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, जो सोसाइटी है, वो इतने सालों से जो अनस्टेबल है, उस चीज़ को स्टेबल कर सके। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट हम जो ग्यूमेंडंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इस पार्टी का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था, जो पॉलिटिकल आइडियाज था, वो बेसिकली सुन यत सेन के आइडियाज के ऊपर ही बेस्ड था। सो ये जो पार्टी था, इन्होंने 4 ग्रेट नीड्स को आइडेंटिफाई किया, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए 4 ऐसा इंपॉर्टेंट नीड्स होता है, ज़रूरत होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो पहला है क्लोथिंग, यानी कि पहनने के लिए कपड़ा। दूसरा है फूड, यानी कि खाने के लिए खाना। तीसरा है हाउसिंग, यानी कि रहने के लिए छत, यानी कि घर। और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट नीड्स है किसी भी व्यक्ति का। सो ये जो पार्टी था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम हर एक चाइनीज पीपल को ये 4 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज, ये जो 4 इंपॉर्टेंट नीड्स है, उसको प्रोवाइड करेंगे ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जब सुन यत सेन का डेथ हो जाता है, तब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लीडर रहता है इस पार्टी का, जिनका नाम था चियांग काई शेक। सो चियांग काई शेक इस पार्टी का एक इंपॉर्टेंट लीडर बनता है, एंड उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया था टू कंट्रोल द वार लॉर्ड्स। सो वार लॉर्ड्स कौन होते हैं? सो वार लॉर्ड्स बेसिकली ऐसे लॉर्ड्स को कहा जाता है जो कि पावर को फोर्सफुली अचीव करना चाहते हैं। सो ऐसे ही वार लॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए चियांग काई शेक ने मिलिट्री कैंपेन किया था, और साथ ही साथ जितने भी रीजनल लीडर्स थे, अगर वो अपनी अथॉरिटी को मतलब कि बढ़ाना चाह रहे थे, अगर वो अपनी अथॉरिटी को मतलब कि कंट्रोल करना चाह रहे थे, पावर कंट्रोल करना चाह रहे थे, सो इसके लिए भी उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन किया था। और जितने भी कम्युनिस्ट थे, उन सारे कम्युनिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया था। सो बेसिकली ये जो व्यक्ति थे, वो वारलॉर्ड्स को कंट्रोल करना चाहते थे, रीजनल लीडर्स को कंट्रोल करना चाहते थे, और कम्युनिस्ट पीपल को कंट्रोल करना चाह रहे थे। सो इन्होंने ये इनकरेज किया वुमेन को, यानी कि स्त्रियों को ये इनकरेज किया कि उन्हें 4 वर्च्यूज, यानी कि जो 4 गुण होते हैं, उन सारे गुणों को उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, उन सारे गुणों को अपने लाइफ में डेवलप करना चाहिए। सो पहला है चैस्टिटी, यानी कि जो वुमेन है, जो चाइनीज वुमेन है, उन लोगों को अपना जो कैरेक्टर है उसको पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। दूसरा है अपीयरेंस, यानी कि उन्हें अच्छा दिखना है, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है। तीसरा है स्पीच, यानी कि उन्हें अपना जो बोली है उसको अच्छा करना है। चौथा है वर्क, यानी कि अच्छा कामकाज करना है। और पांचवा है रिकॉग्नाइज देयर रोल एज कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड, यानी कि उन्हें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि उनका जो रोल है, उनका जो मतलब कि पोजीशन है, वो घर तक ही सीमित है। सो चियांग काई शेक के अकॉर्डिंग वुमेन को इन 4 गुणों को, इन 4 नहीं 5 गुणों को अपनाना चाहिए। एंड इवन द लेंथ ऑफ हेमलाइंस वॉज प्रेस्क्राइब्ड। सो हेमलाइंस यानी कि वुमेन जो स्कर्ट पहनती है, सो उस स्कर्ट का कितना ज़्यादा लेंथ होगा, कितना ज़्यादा लंबाई होगी, इस चीज़ को भी प्रेस्क्राइब किया गया था इनके द्वारा ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ये जो पार्टी था गोमिंदंग, सो इस पार्टी का जो सोशल बेस था, वो बेसिकली अर्बन एरियाज को ही इंक्लूड करता था, यानी कि इस पार्टी ने बेसिकली अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र है, उन सारे अर्बन एरियाज के ऊपर ही फोकस किया था। सो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था,
था इस पार्टी के टाइम पीरियड के दौरान वो बहुत ज्यादा स्लो था एंड बहुत ज्यादा लिमिटेड था। सो चाइना में एक सिटी है जिस सिटी का नाम है शंघाई। सो ये जो सिटी है ये बेसिकली उस टाइम पीरियड के मॉडर्न ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया एंड 1919 के टाइम पीरियड के दौरान चाइना में इंडस्ट्रियल वर्किंग का एक क्लास क्रिएट हो गया, जिस क्लास में करीब 5 लाख जो पीपल थे वो इंक्लूडेड थे एंड 5 लाख पीपल में से बहुत कम ही परसेंटेज यानी कि बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय थे, जैसे कि शिप बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट बता रखा है दैट मोस्ट वे पीची अर्बनेट्स और ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स, यानी कि ज्यादातर जो ये सारे जो वर्किंग क्लास के लोग थे वो छोटे मोटे अर्बनेट्स थे या फिर ट्रेडर्स थे या फिर शॉपकीपर्स थे। सो अर्बन वर्कर्स पर्टिकुलरली वुमेन अर्न वेरी लो वेजेस, यानी कि अर्बन शहरों में रहने वाले जो वर्कर्स थे जो काम करते थे, जैसे कि पर्टिकुलरली जो वुमेन वर्कर्स थी उन लोगों को बहुत कम वेतन मिलता था, बहुत कम वेजेस मिलता था एंड इवन जो वर्किंग आवर्स रहता था यानी कि कितना घंटा उन्हें काम करना है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग रहता था एंड जो वर्किंग कंडीशन होता था वो भी बहुत ज्यादा खराब रहता था। सो जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे वुमेन का जो राइट है यानी कि स्त्री का जो अधिकार है उस चीज को लेकर कंसर्न बढ़ रहा था और साथ ही साथ वेज टू बिल्ड द फैमिली, यानी कि किस तरीके से एक फैमिली को बिल्ड किया जाए। सो ये सारा जो बात है इन सारे बातों के ऊपर कंसर्न किया जा रहा था, इन सारी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था और साथ ही साथ लव एंड रोमांस इन सारी चीजों को भी डिस्कस किया जा रहा था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, यानी कि चाइना में रिपब्लिकन गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में क्या क्या सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हो रहे थे। सो 19 एंड 20th सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान चाइना में बहुत सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को भी स्टेबलाइज किया जा रहा था, बहुत सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज का भी स्प्रेड हो रहा था। सो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं चाइना का जो सोशल एंड जो कल्चरल चेंजेस है उसको प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रहा था और साथ ही साथ चाइना में जर्नलिज्म भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, यानी कि जो मास मीडिया है, जो मास कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, जो कहीं ना कहीं न्यू थिंकिंग को एंड न्यू आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहा था। नाउ नेक्स्ट हमें एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन के बारे में बता रखा है, जिस मैगजीन का टाइटल था या फिर नाम था लाइफ वीकली, जो कि जाओ ताओफेन के द्वारा एडिट किया गया था। सो ये जो वीकली मैगजीन था ये भी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि इस न्यू थिंकिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इस वीकली मैगजीन में बेसिकली न्यू आइडियाज के बारे में बता रखा था और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बता रखा था, जैसे कि महात्मा गांधी एंड केमल अटातुर्क, जो कि टर्की के एक मॉडर्न लीडर थे, एक मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इस मैगजीन का जो सर्कुलेशन था वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुआ, बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ। सो 1926 में बेसिकली 2000 इसका सर्कुलेशन था, इस मैगजीन का सर्कुलेशन था, वेरस 1933 में इस मैगजीन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया तो 2 लाख, यानी कि 2 लाख कॉपीज बनाया गया इस मैगजीन का। सो इससे हमें पता चलता है कि कितना रैपिडली, कितना तेजी से इस मैगजीन का सर्कुलेशन हो रहा था। नेक्स्ट हमें बता रखा है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ गोविंदन, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी था गोविंदन, या फिर आप कह सकते हैं द नेशनल पीपल्स पार्टी। सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो पार्टी था वो फेल हो गया टू यूनाइट द कंट्री, कंट्री को यूनाइट करने में फेल हो गया, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, कंट्री में स्टेबिलिटी लाने में फेल हो गया। सो ये जो पार्टी था गोविंदन, इन्होंने ट्राई तो किया था कि हम अपनी कंट्री को यूनाइट करें और साथ ही साथ हमारी कंट्री में जो सोशल एंड जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको हम लोग स्टेबल करें, बट ये जो उनका अटेम्प्ट था, ये जो उनका ट्राई था वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ इट्स नैरो सोशल बेस एंड लिमिटेड पॉलिटिकल विजन। यानी कि इस पार्टी का जो बेस था वो बेसिकली बहुत ज्यादा नैरो था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इस पार्टी ने बेसिकली अर्बन एरियाज के ऊपर ही ज्यादातर फोकस किया था, यानी कि शहरों के ऊपर ही फोकस किया था, वेयरएज जो रूरल एरियाज है यानी कि जो गाँव का क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों को उन्होंने छोड़ दिया था एंड गाँव के इलाके में रहने वाले जो पीपल थे उन लोगों को ही छोड़ दिया था। और साथ ही साथ इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल विजन था वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड था। सो जैसे कि हमने अबव के टॉपिक में ही डिस्कस किया था कि इस पार्टी का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था वो बेसिकली सुन यत सेन के आइडियाज के ऊपर ही बेस्ड था। सो सुन यत सेन का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का जो मेजर आइडियाज था वो था रेगुलेटिंग कैपिटल, यानी कि कंट्री में जो कैपिटल है, जो मनी है, जो पैसा है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। एंड दूसरा था इक्वलाइजिंग लैंड, यानी कि कंट्री में जो लैंड है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग द पीपल
ऑफ चाइना। सो ये दोनों जो बेसिकली मेजर एम थे जो कि सुन यत सेन के प्रोग्राम में थे, इन दोनों एम के ऊपर कभी भी काम ही नहीं किया गया, इन दोनों एम को कभी भी कैरिड आउट नहीं किया गया, क्योंकि पार्टी ने पीजेंट्री को ही इग्नोर कर दिया था। पीजेंट्री यानी कि जो किसान लोग हैं जो बेसिकली रूरल एरियाज में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, उन लोगों को इग्नोर किया गया। और साथ ही साथ चाइना की सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज हो रही थी, जो असमानताएं राइज हो रही थी, बढ़ रही थी, इस चीज को भी इग्नोर किया गया। सो ये जो पार्टी था, इस पार्टी का मेन एम था टू इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर, यानी कि मिलिट्री ऑर्डर को हम लोग कंट्री में इम्पोज करें रादर देन एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे, बल्कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से मिलिट्री ऑर्डर को इम्पोज करें, इस चीज के ऊपर ज्यादातर फोकस था। सो ये जो पार्टी था, शुरुआत में तो इन्होंने सुन यत सेन के आइडियाज को अपना पॉलिटिकल फिलोसफी बनाया था, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया इन्होंने अपने आइडियाज को चेंज कर लिए एंड इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ऑर्डर को स्टेबलाइज किया रेदर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल। सो विद दिस हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।